Hello everyone, welcome to Summer Podcast. Today we have Dr. Taymoor Rahman. He's an educationist and analyst. इनसे जानेंगे इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी पैदा हुई भी है। आखिर आप देख सकते हैं कि इसराइल ने रिटेलिएशन के हवाले से ईरान को क्या धमकी दी है और ईरान ने क्या रिस्पॉन्स दिया। ये सारी बातें आज शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस हवाले से क्या तैयारी चल रही है, चलिए आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। जब बात करते हैं इजराइल और ईरान की, तब आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि इजराइल तैयार है ईरान पर हमला करने के लिए? जी 100% तैयार है और मेरा ख्याल है उनका इरादा यही है कि उनकी जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनको वो डैमेज करें, उनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, नॉट कि उनके पास पूरा इरादा इसराइल का कि ईरान पर हमला करने के लिए वो बिल्कुल जो वाइटल टारगेट्स हैं उनको वो अटैक लाजमी करेंगे, उनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। आई थिंक और वो इसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से वो एक ऐसा अटैक करें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानदेह हो सके। तो सर ये बताएं, ईरान ने भी दूसरी जानब एक अपना रिस्पांस दिया है कि इजराइल को सपोर्ट करने वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी ममालिक हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम उन पर भी अटैक करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से ममालिक की तरफ इशारा कर रहे हैं और कौन कौन से सपोर्टिंग कंट्रीज़ अब आ जाते हैं इजराइल के साथ? जी, एक तो ज़ाहिर बात है कि सऊदी और ईरानी राइवलरी मिडल ईस्ट के अंदर बहुत अरसे से चल रही है, तो इशारतन तो उनका यही मकसद है कहने का कि वो रियासतें जो कि मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया के साथ एलाइड है और उनको ये महसूस होता है कि सऊदी अरेबिया एक ऐसी पोजीशन ले रहा है जो कि इजराइल के साथ एलाइड है, तो इशारा उनका इसी तरफ है। ये बड़ी क्लियर बात है। ज़ाहिर बात है हम पाकिस्तानी हैं तो हमें इस बारे पे भी फिक्र है कि हमारी तरफ से इशारा तो नहीं है, डायरेक्टली हमारी तरफ इशारा तो नहीं है, मगर आपको ये भी पता है कि ईरान को जब महसूस हुआ कि बलूचिस्तान की टेरिटरी से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि ईरान के कौमी मफाद के ख़िलाफ़ हैं, तो उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे भी मिसाइल मार दी। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि अगर उनको ये फ़ील हुआ कि किसी और मुल्क के अंदर कोई ऐसा ऑपरेशन है जो कि उनके खिलाफ जाता है, जो कि उनकी सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो वो यस उन्होंने साबित किया। वो एक एग्जांपल हमारे पास है अभी हाल ही में जो बिल्कुल हमारे पास वाक़ये की एविडेंस मौजूद है। इसीलिए मैं कहूँगा, एडवाइस मेरी यही होगी कि पाकिस्तान को ऐसे किसी भी मंसूबे में किसी भी एतबार से कतई तौर पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ना तो ईरान की साइड पे ना तो इजराइल की साइड पे। बिल्कुल। इन योर ओपिनियन? इन माय ओपिनियन तो फ्रेंकली देखें जो इजराइल कर रहा है इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ और लेबनीज़ के साथ, वो सबके सामने तो ये नहीं मैं कहता कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें सब बराबर हैं या सब बराबर के शरीक हैं। मेन अग्रेसर जो है वो बहरहाल इसराइल ही है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, मगर पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी हवाले से इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो, और बिल्कुल इसराइल से तो हमें दूर से दूर तक ही रहना चाहिए। तो और ईरान हमारा नेबर है, ईरान के साथ हमारा वैसे भी ऑयल पाइपलाइन गैस का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। इस वक्त तकरीबन 17% जो तेल है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि पेट्रोल वगैरह, वो ईरान से ही आ रहा है जी, स्मगल होके आ रहा है। तो हम तो किसी भी सूरत में ईरान के साथ हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, और हमें इस लड़ाई में हमें ईरान को कतई तौर पे ऐसी पोजीशन में नहीं लेके आना कि उनको ये महसूस हो कि पाकिस्तान हमारे कौमी मफादात के खिलाफ है किसी एतबार से। बिल्कुल ठीक। लेकिन फॉर एग्जांपल फ्यूचर में अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने इजराइल का साथ दिया या सपोर्ट किया है, वी नेवर नो, तो व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकता है? अगर वैसे तो पहली बात यह है कि इट्स अनलाइकली, उसकी वजह यह है कि इजराइल को ख़ास को पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत नहीं है कि जो टारगेट्स उन्होंने अटैक करने वो वहीं से ही करेंगे, उनको कोई ये ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से वो कोई मिसाइल मारें या ऐसी कोई चीज़ करें, वो वहीं से ही करेंगे जो कुछ भी करेंगे। सो इसलिए पहली बात तो ये कि अनलाइकली। दूसरी बात ये कि ईरान से लड़ाई का मसला नहीं है, मसला ये है कि हम क्यों लड़ाई में जाएं ईरान के ख़िलाफ़, हमारे वो नेबर्स हैं, हमारे वो दोस्त हैं। तो इस सिनारियों में और चीज़ों में ईरान गलत भी है, ठीक है, ये नहीं कि मैं हर चीज़ में उसकी हिमायत करूं, मगर इस सिनारियों में तो जो तारीख़ का जो आप कह लें हिस्ट्री का जो look back into history, yes. हाँ, when you look back at history, who will you stand with? Israel? Right. Absolutely. अब आप ये बताएं कि चले इजराइल ने तो धमकी लगा दी ईरान को कि हम रिटेलिएट करने के लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है जी। अब आपको क्या लगता है कि ईरान इस धमकी के बाद अपनी दफा की क्या सलाहियत रखता है, और वो अब क्या हिकमत अमली क्या होगी, इसकी नेक्स्ट हिकमत अमली क्या होगी? मिलिट्री हिकमत अमली के हवाले से तो मैं बात नहीं कर सकता, वो तो टॉप सीक्रेट किस्म की चीज़ें होती हैं, ज़ाहिरी बात है, और मैं इतनी उसके बारे में मालूमात नहीं रखता। मगर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इसके नतीजे में ईरान के अंदर जो हार्ड लाइनर
क्योंकि ईरान के अंदर भी आपको पता है ना काफ़ी डिबेट रही है। एक हिस्सा रहा है ईरान की अपनी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, जो ये कहता है कि हम नॉर्मलाइज कर लें रिलेशंस दुनिया के साथ और वेस्ट के साथ एंड सो ऑन। और अगर ईरान नॉर्मलाइज कर लेता है रिलेशंस तो उसको बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा तेल है। अगर वो तेल बेचना शुरू करे तो 13% 15% पे भी ग्रो कर सकता है। इतनी ज़्यादा रैपिड उनकी ग्रोथ इस वक्त उनकी इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। फ्रेंकली मैंने तो जाके भी देखा है कि काफ़ी बुरे हालात हैं। सैंक्शंस का बड़ा नेगेटिव असर हुआ है ईरान पे। तो इस एक उस तरफ भी एक लॉबी थी जो कह रही थी नॉर्मलाइज कर लो, मगर इन हालात के अंदर तो नॉर्मलाइजेशन नामुमकिन हो चुकी है। सर मूविंग ऑन, जो बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि 14 अक्टूबर 2024 इस्लामाबाद में होने जा रही है, और इस शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से ही इस्लामाबाद में ऑडिट्स पे आए कि 5 दिन के लिए इस्लामाबाद को शट डाउन किया जा रहा है, यानी कि वो लोग भरपूर फोकस्ड हैं कि ये बहुत स्मूथली हो जाए एग्जीक्यूट। आप बताएं कि इस कॉन्फ्रेंस, शंघाई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है, उसका पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करने में कितना हमें कितना फ़ायदा होगा, इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल ग्लोबली? एब्सोल्युटली ये एक पॉजिटिव कदम है और इससे हमारी सॉफ्ट इमेज भी जाती है। इससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हैं और दूसरे मुल्कों के दरमियान भी, तो वो बेहतर से बेहतर हों। और चाइना इस वक्त एक ऐसा मुल्क है जो कि इकोनॉमिक पावर हाउस है। अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के स्टेटिस्टिक्स में देख रहा था, वियतनाम के देख रहा था, तो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर चाइना का है ईस्ट एशिया के अंदर जितनी कंट्रीज हैं। और सब जानते हैं कि वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है और सीपेक जो है वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। फिर इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा इशू है कि कई पाकिस्तान के बिजली घर, पाकिस्तान में बिजली घर जो हैं वो चाइना के बिजली घर हैं, उनको बहुत बड़ी डेट हमने देनी है। उस डेट की रिस्केजुलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है कि IMF ने जो अभी $7 बिलियन दिए हैं, वो कंटिंजेंट थे कि भाई चाइना जो है अपनी डेट रिस्केजुलिंग करे पाकिस्तान के साथ, जो कि उन्होंने की, जिसकी वजह से हमारे पास क्रेडिट आया। फिर IMF ने भी हमें पैसे दिए, और ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक बात आपने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आखिर में ये कि IPPs के हवाले से जो हमने अभी 5 IPPs आपको पता है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट कर दिए गवर्नमेंट ने। तो इसी तरह चाइनीज़, और वो ठीक किया है, बड़ा उसका फ़ायदा है, उससे गवर्नमेंट को भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रुपयों का फ़ायदा है और आवाम को भी बिलियंस ऑफ रुपयों का फ़ायदा है। और जो चाइनीज़ IPPs हैं उनके साथ भी रीनेगोशिएशन जारी है कि जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो चेंज किए जाएं ताकि पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम को इतना नुकसान ना। और चाइना रेडी एंड विलिंग है उनको रीनेगोशिएट करने के लिए। तो अगर ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी मीटिंग हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमारे उनसे ताल्लुकात मज़ीद और बेहतर होते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें जो टेबल पे पड़ी हुई हैं ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी। और अगर खुदा ना करे किसी किस्म का कोई हादसा हो गया, कोई अटैक हो गया, तो फिर जाहिर बात है कि चाइना यही कहेगा, और चाइना नहीं सिर्फ दुनिया के लोग ये कहेंगे कि जनाब अगर आप सीनियर लेवल डेलीगेट्स को भी बचा नहीं सकते या हमले से रोक नहीं सकते ऐसे इतनी बैनुल-अक़वामी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो फिर तो इन्वेस्टमेंट करना बेकार है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम कोई भी ग्लिच। एब्सोल्युटली, एंड वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि आराम से स्मूथली हो जाए, ओवरऑल हमें फ़ायदा है। एब्सोल्युटली। आप देखें कि अगर आप हिस्टोरिकली पाकिस्तान और चीन को देखें एज जियोग्राफिक रीजन्स, तो क्योंकि हमारे दरमियान बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और फिर टिबेटन प्लेटो है, तो हिस्टोरिकली हमारी चाइनीज सिविलाइजेशन से इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं रही। ये जो प्रोजेक्ट है ना, जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव वाला प्रोजेक्ट है और जो सीपेक वाला प्रोजेक्ट है, ये एक नया रास्ता खोलेगा हमारी सिविलाइजेशंस के दरमियान और इसका अगले 100 सालों में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, होना ही है। इसमें हम चीन से बहुत कुछ सीख सकेंगे, वो भी हमसे बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो ये हमारी ग्रोथ के लिए, एक सिविलाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। और सर ये बताइए, जब बात करते जयशंकर की आमद की पाकिस्तान में, तो आप उसको किस तरह से देखते कि वो किस तरह का इम्पैक्ट लेकर आएगी, और मतलब व्हाट डू यू फोरसी? पॉजिटिवली देखता हूँ जी। मैं हमेशा समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात हमारे तमाम नेबर्स के साथ अच्छे होने चाहिए और हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए डोमेस्टिकली। हो सकता है उनकी पॉलिटिक्स से हम बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, और मैं ज़ाती तौर पे, मिसाल तौर पे इंडिया की पॉलिटिक्स में जो हुकूमत है उसकी पॉलिटिक्स से मुझे सख्त इख्तलाफ है। ईरान की अपनी पॉलिटिक्स है, आपको इख्तलाफ हो सकता है। एक तरफ देखें ना, ईरान के अंदर एक क्लर्जी के लोग बैठे हैं, यहाँ पे हिंदुत्व के लोग बैठे हैं, वहाँ पे तालिबान बैठे हैं और वहाँ पे कम्युनिस्ट बैठे हैं। बिल्कुल 5 मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतें हैं, मगर हमें इससे कता नज़र कि वहाँ पे किस किस्म की
गवर्नमेंट्स बैठी हैं, हमें तमाम पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जितने रियासतें उनके साथ अच्छे से अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ज़रूरत है। तो तमाम मेहमानों को हम जो है वो खुशामदीद कहें, और जो हमारी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी है, ना सिर्फ खाने पीने के मामले में, मगर जिस तरह से हम लोगों को अपने दिल से लगा लेते हैं, ऐसे सब लोगों को अपने दिल से लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड कास्टिंग लाइट ऑन सच इंपॉर्टेंट इशू व्हेन वी टॉक अबाउट इजराइल-ईरान कॉन्फ्लिक्ट. वेल, वी जस्ट विश बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन अराउंड. और ये दुआ है कि अमन अमान की सूरत कायम हो और हर तरफ अमन अमान कायम हो. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.